यूपीएससी ऐसा है कि आप उसको क्लास में नहीं पढ़ा सकते हो। आप क्लास में डेफिनेटली लोगों की को एक सोच की तरफ गाइड कर सकते हो कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो ये मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी को लगता है कि आप क्लासेस करके ही सिर्फ एग्जाम क्लियर कर सकते हो तो गलत लगता है। अब मेंटल लोड तो हमेशा रहता है, आप हमेशा टोज पे रहते हो, छुट्टी नहीं मिलती है। मुझे बैडमिंटन खेलने में दिल्ली आना था, वो मुझे नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जीवन में ऊपर और नीचे आते रहते हैं, हैवी और मतलब लाइट टाइम्स आते रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है दैनिक जागरण आई नेक्स्ट अनएक्सप्लोर्ड इंटरव्यू में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो टफेस्ट दो एग्ज़ाम माने जाते हैं, उन दोनों एग्ज़ाम्स को बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने पास किया और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि उन्होंने रांची में एसडीओ होने का गौरव हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्कर्ष जी। बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष कुमार जी आपका। पढ़ पा रहा था आपके बारे में 2020 में, जब एक आईआईटीएन से एक आईएएस के रूप में आपने खुद को चेंज किया। आपकी रैंक थी 55th, मैं जहाँ तक वो हूँ सही हूँ। तो उस दौरान कैसे आपकी दुनिया बदली, क्या चेंज आया आपके लाइफ में? ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने से इंजीनियर से वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आई थिंक एक वो जो प्रिपरेशन की जर्नी होती है उसमें 3 साल से मैं लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज तैयारी के टाइम पे ही होता है, तैयारी से पहले इनफैक्ट होता है। जब आप न्यूज़ पेपर्स पढ़ रहे होते हो, आप एक और पब्लिक लाइफ के लिए तैयारी कर रहे होते हो, आप सर्विस की तैयारी कर रहे होते हो। और वो बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि तब तक कहीं ना कहीं अपना नज़रिया एक तरह से टेक्नोलॉजी को लेकर के और इंजीनियरिंग को लेकर के था। लेकिन उसके बाद फिर सडनली आपका नज़रिया पूरी दुनिया पे आ जाता है, आप पब्लिक सर्विस में पब्लिक अफेयर्स को लेकर ज़्यादा अवेयर हो जाते हो। एक अलग ही कॉन्शियसनेस से जगती है। एंड इन हाइंडसाइट आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं काफ़ी मतलब अच्छा फील करता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ अभी, और ऐसी जगह पे कुछ अच्छा काम और अच्छा काम कर पा रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि एक आईआईटीएन के रूप में आप पहले जी रहे थे। मतलब जब आप एक आईआईटी पास आउट हैं, आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर जैसे ही आपको ये पता चला कि आप एक आईएएस के रूप में सेलेक्ट होते हैं, तो क्या लोगों के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिला? उसके बाद फिर चेंज कुछ नज़र आया? देखिए, कहीं ना कहीं एक आईएएस के रूप में जीवन पब्लिक लाइफ का एंगल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लोग कहीं ना कहीं आपको थोड़े और रिस्पेक्ट से देखते हैं। लेकिन आपको एट द सेम टाइम, एटलीस्ट मैं एज अ पर्सन कोशिश करता हूँ डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा रिस्पेक्ट मेरे ओहदे के लिए है, कौन सा रिस्पेक्ट मेरे लिए पर्सनली है। तो वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा सेपरेट रखने से खुद के जीवन में शांति रहती है और इंसान ग्राउंडेड रह पाता है। एंड इट्स ऑल अल्टीमेटली, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे यहाँ पे हो, आई थिंक कोर सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और किसी भी प्रॉब्लम को देख के आप उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स कैसे ब्रेक डाउन करते हो, कैसे उसको पीस से पीस सॉल्व करते हो, कैसे प्लान करते हो सॉल्व करने का, वो स्किल्स कहीं ना कहीं सेम है। भले डेफिनेटली डोमेन और लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाता है। बदल जाता है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप आईआईटी आपने क्रैक किया था, जेईई आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम आपने क्रैक किया, तो उस वक़्त क्या ये सोच था कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना भी है? या फिर मतलब आपने सोचा था कि किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करूँगा और आगे सॉफ्टवेयर में ही मुझे जाना है, क्या आपने सोचा था? उतना सोच के नहीं किया था ऑनेस्टली। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। हुँ। लेकिन मैंने जीवन में डिसीजंस जब समय आया तभी लिए हैं। आप शायद विश्वास नहीं करोगे, क्लास 10th की बात है, क्लास 10th दिसंबर जनवरी की बात है। और उस समय मैं डीएवी हजारीबाग से पढ़ा हूँ, वहाँ पे नीता मैम थी, हमें फिजिक्स पढ़ाती थी। मैम ने मुझे ऐसे टोका कि उत्कर्ष 10th के बाद क्या सोच रहे हो। तो मतलब मैम ने उस टाइम टोका, मैं उसको तुरंत जवाब नहीं था, जो कि आई थिंक 10th बहुत मतलब उस टाइम तो लोगों को नॉर्मली आइडिया लग जाता है। तो मैम ने फिर बोला कि नहीं, तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, तुम जेईई की तैयारी क्यों नहीं करते हो। तो उसके बाद मैंने मतलब इस तरफ दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं पहले रांची आया था, फिर रांची के बाद मैं 1 महीने बाद फिर कोटा चला गया तैयारी करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्लान करके ऐसे नहीं होता है। इवन जब जेईई की तैयारी कर रहा था तो उस समय पूरा फोकस जेईई पे था। पूरा फोकस मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करने पे था। पूरा फोकस उसको पढ़ने पे था, उस कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में किसी से रिलेट करने का था, कि जो पढ़ रहा हूँ उसको कैसे रियल लाइफ में फील कर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी आनंद से उसको उस फेज़ को भी जिया है। कॉलेज में भी था तो वहाँ भी बहुत तरह के अनुभव थे, बहुत तरह के क्लब्स में एक्टिव था, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट्स में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। मतलब वो कॉलेज से एक्सपोजर बहुत ही अलग तरह का था। एक नेशनल कोरोलरी के रूप में जॉब भी वहाँ लगी।
फिर जॉब के समय कहीं एक बिंदु आया जहाँ पे लगा कि यहाँ पे जितना कर पा रहा हूँ उससे संतुष्ट नहीं था मैं गोल्डमैन सैक्स में था, एक फाइनेंस कंपनी है बैंगलोर में। हम लोग मेनली वहाँ पे अमेरिकन मार्केट्स के लिए फाइनेंशियल मॉडल बना रहे थे, उनका रिस्क वगैरह एवेल्युएट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो गैप काफ़ी फील हो रहा था इंडिया और यूएस का उस टाइम यस। पर। हाँ, तो अगर मैं रहता वहाँ पे तो शायद फिर यूएस हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर सकता था या फिर हायर स्टडीज के लिए जा सकता था। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। किसी भी गिवन पॉइंट पे हम अपने ऑप्शंस इवेल्युएट करके जो खुद के वैल्यूज़ के लिए खुद के लिए सबसे ज़्यादा अपील करता है, हम लोग उसको अल्टीमेटली चुनते हैं। उस टाइम पे कुछ ऑफिसर्स की मैंने टॉक्स देखे थे, कुछ उनकी बुक्स पढ़ी थी, तो वो सब पढ़ के मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेशन लगा कि हाँ, इस डोमेन में आकर के कुछ आप रियल लाइफ चेंजेस ला सकते हो। तो वो एक बहुत ही ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जो अल्टीमेटली यहाँ पहुँच पाया। आपके सबसे करीबी दोस्त कौन कौन से हैं और क्या वो अभी भी आपके टच में हैं, जो स्कूल के दौरान रहे हो या फिर आईआईटी के दौरान, कॉलेज के दौरान रहे हो? जी, हर फेज के अपने दोस्त होते हैं जो उस समय बहुत क्लोज होते हैं, जिगराना होते हैं। कुछ चड्डी बड्डी से बोलते हैं वो भी हैं। इनफैक्ट स्कूल में सौरभ था, वो बहुत क्लोज था। प्रांजलि थी, वो बहुत क्लोज थी। ये दो दोस्त हैं, अंजलि हैं जो अभी भी दिल के बहुत करीब है। हर्षित है, अभी भी हम लोग मिलते हैं, काफ़ी कुछ बातें करते हैं, कैचअप करते रहते हैं। जैसे कॉलेज में बहुत सारे दोस्त थे, शांतनु ठाकुर था एक, चंद्रमालू था, सुरेश भटकर था। ये सारे लोग अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी जगहों पे। कुछ बैंगलोर में है, एक कोरिया में है, एक यूएस में है। इस तरह से प्रिपरेशन के टाइम पे अलग दोस्त बने। तो जीवन के अलग अलग फेजेस के अलग अलग जो जेम्स मिलते हैं, अलग अलग हीरे मिलते हैं, उनको कहीं ना कहीं संयोग के चलते रहता हूँ। और आपकी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं, और पूरी फैमिली में आपके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा कौन करता है? आई थिंक मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी एसेट रही है। उनका वो अनक्वेश्चनेबल बिलीफ जो होता है कि तुम्हें जो सही लगा तुम करो, तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम अगर चुन रहे हो तो सही कर रहे होगे, आगे भी करते रहोगे। मुझे याद है स्पेशली जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था यूपीएससी, तो मेरे जीवन का पहला फेलियर था। मतलब ऊपर नीचे तो रहते हैं, लेकिन वो पहली बार एक्चुअल फेलियर था एंड मैं काफ़ी हताश हो गया था। मुझे लगता है मेरी माँ ने उससे नोटिस किया था कि मैं बहुत महीनों से स्माइल नहीं कर रहा हूँ, बहुत महीनों से लगातार वो स्ट्रेस चेहरे पे दिख रहा है। तो वो लगातार सपोर्ट रहा है। मम्मी पापा का तो इमीडिएट सपोर्ट रहा है। पापा, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उस समय खर्च वर्च के लिए काफ़ी चीज़ सोचनी पड़ती थी, लेकिन पढ़ाई को लेकर के पापा ने कभी कुछ कुछ भी नहीं बोला। कोटा जाने का डिसीजन था, पापा ने कभी कुछ नहीं बोला। हमेशा सपोर्ट रहा है। पापा हमेशा ट्रैवल करते थे इसको लेकर के। मम्मी मेरी इनफैक्ट रोल मॉडल है। हम लोग के रहते, मेरे और भाई के रहते, मम्मी ने पहले प्राइमरी स्कूल में थी, उन्होंने मिडिल स्कूल का एग्ज़ाम निकाला, फिर +2 भी निकाला। तो मम्मी को देखते हुए हम लोगों ने कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का एक फ्लेवर माँ के थ्रू लिया है। मेरे जो फैमिली के गार्जियंस हो गए, मौसी मासा जी, ये लोग सही मायने में गार्जियन के रूप में रहे हैं। मेरा जब रांची में मन थोड़ा कम लग रहा था कि यहाँ पे उतना अच्छा एक्सपोजर मुझे नहीं लग रहा था, तो इनका ही पहला स्ट्रेट सजेशन था, तुम खुश नहीं हो, 11th-12th है, तुम्हारा इंपॉर्टेंट टाइम है, तुम कोटा जाओ। लाइक डू द गो टू द बेस्ट प्लेस यू कैन, डू द बेस्ट यू कैन, एंड आगे जो होगा देखा जाएगा। मुझे लगता नहीं मौसी मासा जी होते तो फिर, अगर वो नहीं होते शायद मैं ना मैं कोटा जाता, ना मैं शायद यहाँ तैयारी करके जंप ले पाता। इस तरह से मामा लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके थ्रू अलग जीवन का एक्सपोजर देखा है। दीदी जिया जी हैं, जिया जी इनफैक्ट अभी आईपीएस है यहीं पर, तो वो भी बहुत हद तक मतलब उनसे बहुत कुछ उनको पर्सनली देखा है, सीखा है वहाँ पे भी। आपने यूपीएससी की तैयारी कहाँ से की थी? मैं दिल्ली गया था। कहीं ना कहीं जेई वाला वो माइंडसेट था कि कुछ अच्छा करना है तो आप वहाँ जाओ जहाँ पे सभी लोग वो कर रहे होते हैं, बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही वहाँ मुखर्जी नगर। अच्छा मिलेगा। तो मैं दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर चला गया था। ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ, मैंने वाजीराम ज्वाइन किया था जीएससी कोचिंग के लिए, और मैथ्स के लिए भी ज्वाइन किया था मैंने। फिर समय के साथ धीरे धीरे यूपीएससी ऐसा है कि आप उसको क्लास में नहीं पढ़ा सकते हो। आप क्लास में डेफिनेटली लोगों की को एक सोच की तरफ गाइड कर सकते हो कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो ये मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी को लगता है कि आप क्लासेस करके ही सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो तो गलत लगता है। लगभग मुझे लगता है 6 महीने 7 महीने बाद मेरे जुलाई में क्लासेस स्टार्ट हुए थे। ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी आते आते मैं फिर काफ़ी सिलेक्टिवली जाता था। कुछ टीचर से कुछ क्लासेस थी जो मुझे यूज़फुल लगते थे, वो मैं अटेंड करता था। बाकी फिर धीरे धीरे मतलब अपने पैरों पे खड़ा होकर सेल्फ स्टडी में काफ़ी सेल्फ स्टडी पर लग गया ज़्यादा था। आपने ध्यान दिया। तो पहला अटेम्प्ट 2 साल में दिल्ली में था, फिर कोविड लग गया था, और इनफैक्ट मेरी फैमिली कुछ मेडिकल रीजन से वहीं पे थी। हम लोग लिटरली कोविड फर्स्ट फेज के बाद जो लास्ट फ्लाइट थी दिल्ली से रांची के लिए, रांची। हम लोग लास्ट फ्लाइट के थ्रू रांची आए थे।
और फिर कोविड लॉकडाउन वाला फेज था, उस टाइम मैं घर पे ही था। हज़ारीबाग से मैंने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी की थी, 1 साल यहाँ पे था, फिर अल्टीमेटली एग्ज़ाम क्लियर हो गया। आपने जब तैयारी की तो यूपीएससी तो बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। इस दौरान स्मार्टफ़ोन का कितना यूज़ आपने किया या फिर आपने एक सर्टेन टाइम के लिए उसको त्याग दिया था, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में? आपको डेफिनेटली बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ती है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है यूपीएससी एक तपस्या जैसी है, बिल्कुल। जहाँ आपको अपने जीवन के सारे प्रायोरिटीज तय करने होते हैं। आपके जीवन में हर एक चीज़ को आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल फैमिली फंक्शन भी कम हो गए, दोस्तों से मिलना जुलना कम हो गया। वो तो मैं भला हो मेरे दोस्तों का कि मैं दिल्ली में था और वो लोग इतने मतलब केयरिंग थे कि बहुत दोस्त दिल्ली होके आते थे, अन मिलते थे, तो वो कहना कि उससे थोड़ा फ़ायदा हुआ मुझे। अदरवाइज स्मार्टफोन बहुत कम था। व्हाट्सएप वगैरह तो खैर एग्जाम के टाइम पे, प्रीलिम्स और मेन, प्रीलिम्स से 1 महीने पहले और मेंस के टाइम पे तो एकदम ही अनइंस्टॉल ही कर रखा था। टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल चल रहा होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह चल रहे होते हैं, तो टेलीग्राम पे काफ़ी एक्टिव था। वहाँ ग्रुप्स वगैरह पे भी दो तरह से था कि मुझे कोई सवाल होता था, मैं डाउट पूछता था वहाँ पर, और कोई सवाल वहाँ पे आता तो मैं खुद से उसे सॉल्व करके वहाँ शेयर करता था। तो एक तरह से वो भी पीयर लर्निंग का एक जरिया हो जाता है। लेकिन उसके अलावा टेक्नोलॉजी का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया है। हुँ, एक ऐप आता है नोशन नाम से, NOTION, नोशन। जिसपे हाँ, जिसपे काफ़ी नोट्स वगैरह आप लोग ऑनलाइन ले सकते हैं। तो मेरे ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली नोट्स एक समय के बाद आईपैड पे ही शिफ्ट कर गए, एक टैबलेट पे ही शिफ्ट कर गए थे। सब कुछ मेरे फ़ोन पे ही था। तो जैसे मैं दिल्ली में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेट्रो से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे फ़ोन में नोट्स हैं। मैं न्यूज़पेपर से सब्सक्रिप्शन सारा ऑनलाइन था। और द हिंदू का था, इंडियन एक्सप्रेस का था, और बाद में लोकल न्यूज़पेपर्स हिंदुस्तान और जागरण का भी मेरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा था। तो मैं अपने ऑनलाइन फ़ोन में मस्त पढ़ते रहता था। तो मैंने टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़े स्तर पे इस्तेमाल भी किया है। मुझे लगता है कि जब आपके पास इतनी सारी नॉलेज, इतना कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है, तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे? हाँ, बस बशर्ते आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपका इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो बाउंड्री ड्रॉ करनी होती है। रहती है। बहुत बार होता है कि टीवी, फ़ोन, आउटिंग वगैरह ये सब चीज़ भी डिस्ट्रैक्ट करता है लोगों को। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके बारे में उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से उनको अपना दिनचर्या जो है वो ढालना चाहिए ताकि वो आगे चल के सक्सेस रेट उनका बढ़ जाए? मेरा मंत्र है एवरीथिंग इन मॉडरेशन। तो चाहे टीवी पे आपको न्यूज़ देखनी है, आप न्यूज़ देखो, लेकिन अगर आप दिन भर बैठ के न्यूज़ देखते रहोगे तो आपको यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, नहीं हो वो नहीं होने वाला है। जो भी करंट मूवीज़ हैं, आजकल तो इतने रेलेवेंट सोशल थीम्स की मूवीज़ बन रही है, चाहे पंचायत हो, चाहे 12th फेल हो, चाहे और भी इतने तरह के लीगल ड्रामा है, कोर्ट वर्सेस नोबडी, स्टेट वर्सेस नोबडी अभी आया है, एक और कोर्ट रूम ड्रामा, दिल्ली क्राइम हो गया। तो इन चीज़ों को भी अगर आप मॉडरेशन में देखते हो तो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी को, लीगल सिस्टम को, क्राइम सिस्टम को, बहुत चीज़ों को आप बहुत करीब से देख पाते हो, समझ पाते हो। लेकिन हाँ, इन मॉडरेशन। इन मॉडरेशन। तो जैसे मेरा महीने में 1-2 मूवीज़, 3 मूवीज़ मैं देखता था। किताबें मैं अपने हिसाब से पढ़ता था, कुछ फिक्शन, कुछ नॉन फिक्शन। इंडिया आफ्टर गांधी मैंने उस टाइम के बाद ही पढ़ा, उस टाइम ही मैंने पढ़ा था। वाई नेशंस फेल मैंने पढ़ा था। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो आपको आपकी सोच भी ब्रॉडन करती हैं, आपके ऑब्वियसली आंसर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, आपको बोलने के लिए टॉकिंग पॉइंट्स मिलते हैं। तो सब कुछ इन मॉडरेशन, लेकिन आपका यूपीएससी का प्रायोरिटी एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर तभी होना आप चाहिए। क्लियर कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं आपके पर्सनली कुछ पसंद के। मेरी फैमिली की हैबिट रही है, हम लोग बचपन से हर समर वेकेशन में एक जगह एज अ जॉइंट फैमिली हम लोग जाते थे। तो कुछ कुछ तो मेरा वहाँ से भ्रमण किया हुआ है, स्पेशली हिमालयस हो गए, चाहे साउथ की कुछ जगह हो गई। हाँ, कहने की रिलीजियस एंगल हमेशा होता था, मंदिर बहुत से टच किए हैं। उसके अलावा कॉलेज में भी हम लोग बहुत से दोस्तों के घर जाते थे। मेरा एक दोस्त केरला से है, तो मैं केरला घूम लिया इसी बहाने, हुँ, अहमदाबाद घूम लिया इसी बहाने, नागपुर घूम लिया इसी बहाने। इसके अलावा तैयारी के टाइम पे भी हम लोग लक्षद्वीप गए थे। भारत दर्शन में इतना कुछ लोग देख लेते हैं, तो लगता है भारत के अगर 29 राज्य हैं, अब 28 राज्य हो गए। 28 में से मुझे लगता है मैक्सिमम हमने टच कर लिए हैं। तो पर्टिकुलरली बात कर रहे थे हम लोग घुमक्कड़ी की। रांची का कोई ऐसा प्लेस जहाँ आप जाना पसंद करेंगे और वहाँ? इनफैक्ट रांची तो प्राकृतिक सुंदरता का हब है। हुँ, हुँ। चाहे गेदलसूर डैम हो, चाहे इधर धुरवा डैम हो, चाहे कांके डैम हो, शाम में उधर वॉक करने के लिए जाने का हो। पता तो भले टेक्निकली रामगढ़ हुआ, लेकिन हम लोग उसको रांची मान सकते हैं, हाँ, इट्स वेरी क्लोज फ्रॉम हियर। तो वहाँ जाते रहता हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं, रॉक गार्डन हो गया, तो इनमें आप कभी भी शाम वाम को निकल सकते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं। अब तो खैर इनफैक्ट टूरिज्म निदेशालय के सौजन्य से बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स भी चालू हो गए हैं। तो मैं लोगों से अपील करूँगा, आप जाइए बड़ी संख्या में और इसका आनंद लें अपना। हुँ, हुँ।
आपकी हॉबी क्या-क्या है? और फ़िल्मों और वेब सीरीज़ में आपको शौक है कि नहीं है? कितनी फ़िल्में आप देखते हैं? ये अ, और कौन-सी फ़िल्म सबसे दिल के करीब है? इस तरह की बातें। देखिए जॉब में आने के बाद से थोड़ा हॉबीज़ को टाइम मैं कम दे पा रहा हूँ। हुँ, मैं हुँ। इसको रेक्टिफ़ाई करना चाहता हूँ, बट फ्री टाइम में मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। इनफैक्ट अभी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज़ के लिए भी मैं चयन हुआ था, मैं जा नहीं पाया था चूँकि समय मिल नहीं पाया यहाँ से। इसके अलावा किताबें पढ़ने का शौक है। मूवीज़ और टीवी शो पहले थोड़ा कम दिखता था, मुझे लगता है कि जब से तैयारी चालू की थी उसके बाद थोड़ा पिक कर लिया है। रिसेंटली तो मैं थोड़ा-सा मेथोडिकल हूँ। हुँ, तो हुँ। मेरी जितनी किताबें पढ़ी हुई हैं मैं गुडरीड्स पे उसको अकाउंट रखता हूँ। मेरी मूवीज़ देखी हुई है इसको मैं आईएमडीबी पे ट्रैक रखता हूँ। तो मेरा रिसेंटली 400 का आंकड़ा पार हो गया मूवीज़ का। हुँ, तो आई वाज़ फीलिंग काफ़ी कि हाँ, चलो कुछ तो अचीव कर लिया हुँ। इस तरह से भी। स्पेसिफिकली मुझे क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर ये चीज़ें थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप कहीं न कहीं लगातार दिमाग लगा रहे होते हैं कि कैसे ये प्ले आउट होने वाला है, क्या होने वाला है। कहानी में दिल के बहुत करीब है, दृश्य में दिल के बहुत करीब है। उसके अलावा और भी बहुत सारी स्लाइस ऑफ लाइफ मूवीज़ जो होती हैं, थ्री ऑफ अस अभी हो गया, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब कुछ है, फ्री टाइम एक में। एक अभी बड़ा नाम चल रहा है वेब सीरीज़ का पंचायत। आपने देखी पंचायत है? दिल के बहुत करीब है। आपने उसकी देखी है? उसकी मैंने देखी है, मैंने उसके सारे सीज़न्स देखे हैं। चौथा सीज़न आने वाला है उसका। उसके कैरेक्टर्स इतने वेल डिफाइंड, इतने रिलेटेबल हैं, वो सेटअप इतना बढ़िया है और हुँ, स्पेशली हम लोग चूँकि हम लोग को बहुत सारा टाइम ग्रामीण परिवेश में बीतता है हुँ, एज़ हुँ। पार्ट ऑफ सर्विस, तो वो बहुत हद तक रिलेट हो पाता है और मतलब वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। विनोद से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे आप भी। देख रहा है ना विनोद? देख रहा है ना विनोद। अच्छा। इवन हाँ, मुखिया जी की बातें। मुखिया जी की बातें। जी। अच्छा, ऐसी शख्सियतें जिन्होंने आपको बहुत ही प्रभावित किया हो, मसलन उनकी ज़िंदगी की कहानी जो आपको एक पाथ फाइंडर के रूप में लगी हो, ऐसा कौन-सा शख्सियत है जो उसको लगता है कि नहीं, उनको आप थोड़ा वो फ़ॉलो कर सकते हैं? मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का थोड़ा शौक रहा है। कलाम जी का जो विंग्स ऑफ फायर है वो मुझे बचपन से ही उसका मोटिवेशन रहा है कि कैसे आप न सिर्फ अपना काम करते हो, कैसे आप काम डेलीगेट करते हो, कैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो, चाहे उनका डीआरडीओ में हो, चाहे बाकी जगहों पे भी हो। इनफैक्ट बचपन से ही उन आइडल्स को मैंने कहीं ना कहीं रियल लाइफ में ढूंढने की कोशिश करी है। मैं डीएवी हजारीबाग से पढ़ा हूँ। डीएवी हजारीबाग के फाउंडर प्रिंसिपल अशोक सर हैं। 92 से लगातार 30 साल में उन्होंने स्कूल को कुछ नहीं से एक नेशनल लेवल पे स्थापित किया है। और मतलब मैं सर को काफ़ी लुकअप टू करता हूँ और सर बहुत ही सिंसियरली बहुत मेहनत से काम करते हैं। ये सब चीज़ फिर ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं आगे भी कॉलेज में प्रोफेसर्स हों, सीनियर्स हों, अभी सर्विस में अच्छे सीनियर्स हों, मुझे मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने अपने प्रोबेशन और यहाँ 1.5 साल 2.5 साल में एक दो तीन चार चार बहुत ही बढ़िया डीसी के साथ काम करने का मौका मिला है मुझे, नमन सर के साथ, राहुल सिन्हा सर के साथ, वरुण रंजन सर के साथ और मंजुला भजंत्री सर के साथ। तो इन सभी में सभी से बहुत कुछ सीखा है और इनको अपने जीवन में मैं अनुपालन करने की कोशिश करता हूँ। आपको खाने में क्या-क्या पसंद है? कुकिंग पसंद है कि नहीं है? कभी कुछ बनाए हैं कि नहीं? मैं खाने का बहुत बहुत शौकीन हूँ। हुँ, हुँ। और मैं अलग-अलग तरह के क्विज़ीन्स बहुत ट्राई करता हूँ, चाहे वो झारखंडी क्विज़ीन क्यों ना हो, चाहे वो बाहर की क्विज़ीन क्यों नहीं हो। सुशी वगैरह मुझे बहुत पसंद है, जापानीज़ क्विज़ीन हुँ, क्विज़ीन की बात जापानीज़। कीजिएगा तो। हुँ, पारसी क्विज़ीन में एक बेरी पुलाव होता है, जो ज़ेरेस्क बेरी से बनता है, जो ईरान से इम्पोर्टेड रहता है। यहाँ नहीं मिलता है, दिल्ली वाली में मैंने खाया था इसे, वो मैं उसका फ़ैन हूँ। लेकिन ये सब कुछ अल्टीमेटली देसी चिकन के सामने तो फेल ही है, ये मेरा मानना है। बाकी स्ट्रीट फूड वगैरह हम लोग चूँकि बचपन में भी स्कूल में आना जाना स्कूल साइकिल से ही होता था, तो कहीं ना कहीं रास्ते में पानी पूरी, समोसा चाट, नूडल्स, तो ये सब तो खैर बचपन से ही लगा हुआ है, दिल के करीब है। और बात करें अगर जीवन साथी की, आप कौन-सी क्वालिटी देखना पसंद करेंगे अपने जीवन साथी के अंदर में? देखिए ये तो काफ़ी पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं, हुँ, पर मैं चाहूँगा कोई सिंसियर, समझदार, स्मार्ट, अंडरस्टैंडिंग वाले कोई रहे, उम्मीद है। और अपने अंदर कौन-सा बदलाव लाना चाहेंगे अपने जीवन साथी के लिए? अगर आपको लगता हो कि कोई बदलाव हम लाएँगे तो? जैसा मैंने पहले कहा नदीम जी, मैं हुँ। कोई भी चीज़ समय से पहले नहीं करता। तो वो डिसीज़न समय आने पे मुझे लगता है स्वतः हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो डिसीज़न सिंगल एक साइड से रहता है। ये चीज़ें तो गिव एंड टेक होती हैं और आई एम श्योर मतलब वो टीम वर्क से एक तरह से वो समझ में आता है कि क्या चीज़ क्या कमी है, क्या ठीक है। अच्छा, राजधानी में पोस्टेड होने के कारण क्या कभी ऐसा लगा है कि अपने जो लाइफ़ अपना जो पर्सनल लाइफ़ होता है, उसको कम समय में दे पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ काम की कोई कमी नहीं है। तो कभी लगता है ऐसा कि नहीं थोड़ा
मतलब आउटर्स में ही अगर मैं पोस्टेड रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। ऐसा कभी होता है क्या? देखिए, काम की अधिकता से तो मैं कभी भागा नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है अभी चीज़ें फिर भी काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ पे था, ऑब्वियसली जॉब मेरे लिए नया था, बहुत चीज़ें सीख भी रहा था। तो उस समय स्टार्टिंग के 2 महीने में लगातार 9:30 से 10 बजे रात के बीच में घर गया हूँ। पूरा ऑफिस खाली होता था, मेरी गाड़ी सिंगल बाहर खड़ी रहती थी। पर एक बार चीज़ें समझ गया, एक बार ऑफिस में चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। अभी मेरे ऑफिस सभी को अपनी 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 जिम्मेवारी क्लियर है, तो मेरा भी माइंड स्पेस उतना फ्री हो पाता है कि मैं शाम को 7, 7:30 मैक्सिमम तक घर पहुंच जाता हूँ, जो कि उसके बाद मुझे अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए टाइम अपना मिल जाता है। तो अभी उतना क्रंच तो नहीं है, लेकिन हाँ, अब मेंटल लोड तो हमेशा रहता है। आप हमेशा टोज पे रहते हो, छुट्टी नहीं मिलती है। मुझे बैडमिंटन खेलने में दिल्ली आना था, वो मुझे नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जीवन में ऊपर और नीचे आते रहते हैं, हैवी और मतलब लाइट टाइम्स आते रहते हैं। आई एम श्योर वो भी टाइम आएगा। अभी मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर खुद को स्थापित करने के लिए अच्छा मौका मिला हुआ है, करने के लिए बहुत काम मिला हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ, इसको एंजॉय कर रहा हूँ। प्रशासनिक स्तर पर आपने क्या बदलाव लाया और क्या काम अभी आप कर रहे हैं जो आपको लगता है कि पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब उनको करने में मैं थोड़ा सक्षम हो पाया हूँ? जैसे जैसे काम स्ट्रीमलाइन होते गया, जैसे जैसे मैं खुद भी काम समझते गया, लोगों से फीडबैक लेते गया, तो एसडीओ का एक बहुत बड़ा काम होता है कोर्ट वर्क, क्योंकि आप एक तरह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सामने करो, दोनों पार्टी को बुला के, दोनों पार्टी को सुन करके। तो हम लोग के पास BNSS, जो पहले CRPC बोलते थे, उसके 144, 145, 133, 147 आदि केसेस आते हैं। JBC के अंतर्गत किराएदारी और मकान मालिक के विवाद आते हैं। सीनियर सिटीजन केसेस आते हैं, जिसमें वरीय सिटीजन को राहत मिलती है। तो और भी बहुत तरह के केसेस हैं। इनमें हम लोगों ने प्रोसीजर को काफ़ी सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि ये सारे समरी ट्रायल बेस्ड होते हैं, ये एग्जैक्टली लीगल कॉम्प्लेक्सिटी से बंधे नहीं होते हैं। और भी नोटिस तामिला वगैरह को लेकर के, और भी कुछ और प्रोविजंस को बेटर इंप्लीमेंट करके हम लोगों ने अभी, मैं काफ़ी गर्व से कहता हूँ कि हम लोग का जो निष्पादन की दर है 3 से 4 गुना हो गई है। इनफैक्ट 2024 में हम लोगों ने 8 महीने में, चूंकि इलेक्शन ईयर था, 4 महीने हम लोग कोर्ट नहीं कर पाए थे, 8 महीने में 120 केस का निष्पादन किया है, जबकि नॉर्मली किसी साल में 40 से ज़्यादा केस का निष्पादन नहीं होता था। बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी हमने अभी यहाँ क्रैश चालू किया है, और उसमें जो महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे यहाँ पर हैं मेरे ऑफिस में, वो अपने बच्चे रखती हैं वहाँ पे, तो उनको उसके लिए अपना एक और हेडेक नहीं होता है। हम हम लोगों ने BLO वॉल यहाँ बनाई है। बाकी इसके अलावा यथासंभव लॉ एंड ऑर्डर में बाहर प्रेजेंस होना, जो प्रोटोकॉल वर्क है, सब कुछ करना, तो सब कुछ में कहीं ना कहीं अपना प्रयास जारी है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इस जगह पे हूँ जहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं कि बहुत चीज़ आप कर सकते हो। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत अच्छा हमारे देश ने देखा है पिछले एक डिकेड में, कम से कम एक डिकेड में तो बहुत अच्छा एडवांसमेंट आया है। आज की तारीख में रांची जिला प्रशासन ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कौन सा ऐसा कुछ अच्छा काम किया है जो पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा रहा हो? ऐसे एक नहीं, बहुत सारे काम हैं, पर आप स्पेसिफिकली मैं एक दो आपको DC साहब के इनिशिएटिव से बता सकता हूँ। जी। सर का अबुआ साथी हेल्पलाइन है, जिसपे आप सीधा फ़ोन पे कॉल करके भी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, अपने WhatsApp से शिकायतें दे सकते हैं। इसकी ट्रैकिंग बाकायदा पूरी ऑनलाइन हो रही है। इसका डैशबोर्ड अभी जिला में ही NIC के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा सर का ही टॉक टू DC कार्यक्रम है, जिसके थ्रू बहुत ही मैसिव रीच लेवल पे लोगों तक आउटरीच हो रहा है, लोगों को इंगेज किया जा रहा है। हम लोग इसके अलावा अपने ऑफिस में बहुत चीज़ स्ट्रीमलाइन करने के लिए डिजिटल कर रखे हैं, जो भी पेंडिंग काम है सबको डिजिटल कर रखा है हम लोगों ने। इनफैक्ट लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी इंसिडेंट अगर होता है, हम लोग इसका इम्पैक्ट देखने के लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया यूज़ करते ही हैं, बिल्कुल। AI एजेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कोई अगर धरना प्रदर्शन हो गया, कोई और घेराव हो गया, तो एंड ऑफ द डे उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या लोगों ने कहा है, क्या मीडिया कवरेज वगैरह, हम इसलिए ग्रो का इस्तेमाल करते हैं। ग्रो काफ़ी हेविली ट्विटर से डेटा लेकर के हम लोग समरी देते हैं बहुत अच्छे से। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे बेटर टूल्स मिल रहे हैं, ये हम लोग के ही भले में है कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ें, लेकिन उन टूल्स को भी एक माध्यम के रूप में लेते हुए और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए अपना काम और बेहतर ढंग से कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आपके कार्यकाल में रांची के जो लोग हैं उनके जितने भी मामले हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। और आप चूँकि एक युवा IAS अफसर हैं तो सभी को ये उम्मीद भी रहती है कि हम उनके पास जाएंगे तो वो बहुत जल्दी जो है हमारा काम कर देंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दैनिक जागरण INEX के साथ बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद नदीम जी। सभी को नमस्कार, जोहार।